अच्छा, आज हमें क्लास में दो थ्योरेटिकल टॉपिक्स अपने डिस्कस करने। 1.5 आवर्स की हमारी शॉर्ट क्लास है। आज एक दो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास है टी क्यू एम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से, और एक आपको सेक्शन ए का मैं टॉपिक छोटा सा इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग वो कराऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें लिख रहा हूँ, जरा कॉपी करनी प्लीज।
ये कॉपी कर लीजिए प्लीज आप लोग।
अच्छा जी, अब पहला जो थ्योरेटिकल टॉपिक मैं आज आपके साथ डील कर रहा हूँ ना, दैट इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। अच्छा, थोड़ा सा जरा TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन में थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक आध MCQ आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में ना आजकल कंपनी की सक्सेस के लिए कहा जाता है दो चीजें जरूरी हैं। सक्सेस के लिए एक चीज जरूरी है कि कंपनी कॉस्ट मैनेजमेंट करे, और एक चीज जरूरी है कि कंपनी क्वालिटी मैनेजमेंट करे। ठीक है। आपने पास्ट में अपनी कई टेक्निक्स में कॉस्ट मैनेजमेंट की है, लाइक वेरिएंस एनालिसिस आपने पढ़े, कॉस्ट मैनेजमेंट थी, टारगेट कॉस्टिंग आपने पढ़ी, कॉस्ट मैनेजमेंट थी। अब आपको फोकस करना है टुवर्ड्स क्वालिटी मैनेजमेंट, कि कंपनी क्वालिटी को कैसे मैनेज करे। देखो, अगर कंपनी अकेले सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करेगी ना, वो कामयाब नहीं होगी। कॉस्ट के साथ साथ क्वालिटी पे भी फोकस करना चाहिए। तो जिस तरह टारगेट कॉस्टिंग, वेरिएंस, ये सब कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है, उसी तरह TQM एक टेक्निक है क्वालिटी मैनेजमेंट की। अब ये क्या है? TQM की नजर में क्वालिटी का मतलब दो चीजें: गेट इट राइट फर्स्ट टाइम, हर काम पहली मर्तबा सही करो, और इम्प्रूव कंटिन्यूसली। इदारा कभी ये ना सोचे कि बस यार बहुत सक्सेस मिल गई। हर वक्त इदारा अपने आप को कंटिन्यूसली क्या करता रहे? इम्प्रूव करता रहे। ये दो बातें क्वालिटी का मतलब है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक इदारे में जबरदस्त शेप क्रिएट हो रहा है, प्रोडक्ट का जबरदस्त डिजाइन क्रिएट हो रहा है, लेकिन हर काम पहली दफा में सही नहीं हो रहा, और इदारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहा, दैट मीन्स TQM की नजर में क्वालिटी अचीव नहीं हुई। TQM कहता है क्वालिटी का मतलब दो बातें अचीव होना है: गेट इट राइट फर्स्ट टाइम, हर काम पहली दफा सही करो, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, मुसलसल अपने आप को क्या करते रहो? इंप्रूव करते रहो। TQM कहता है कि अगर क्वालिटी मैनेज करनी है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, इनको इदारे में इंप्लीमेंट कर दो, क्वालिटी अचीव हो जाएगी। हमारे इदारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं TQM के, अगर ये इंप्लीमेंट कर दो ना, तो क्वालिटी अचीव हो जाएगी। अभी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करके जाने पेपर में TQM की। TQM का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1: ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक्सेप्टेंस दैट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज क्वालिटी। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक एक जगह पे ये एक्सेप्टेंस हो जाए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है ना, वो क्वालिटी। लोग समझते हैं इदारे में कि इम्पोर्टेंट चीज क्वालिटी नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज है प्रोडक्ट टाइम पे बनाना। एडमिन डिपार्टमेंट कहते हैं इम्पोर्टेंट चीज है अच्छी सर्विस देना। कॉल सेंटर कहते हैं इम्पोर्टेंट चीज है यार टाइमली कॉल से देना। TQM कहता है पहला कैरेक्टरिस्टिक ये ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्वालिटी। TQM कहता है क्वालिटी अचीव करने के लिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए: कस्टमर सप्लायर रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए। कस्टमर सप्लायर रिलेशन स्ट्रांग होना तो अच्छा क्वालिटी माल आएगा, क्वालिटी अचीव होगी। TQM कहता है तीसरा काम इदारे को ये करना चाहिए: डू नॉट रिलाई ऑन इंस्पेक्शन, रिमूव कॉज ऑफ डिफेक्ट। इदारा रिएक्टिव ना चले, प्रोएक्टिव चले, कि वो इंस्पेक्टर्स ना खड़े करे कि प्रोडक्ट बनाओ, अच्छी क्वालिटी है, इंस्पेक्टर चेक करे तो आगे बेचो वरना छोड़ दो। कहते हैं अगर फसाद जहां हो रहा है ना, उसको रिमूव कर दो। जैसे मशीन से खराब प्रोडक्ट बनती है ना, वो कॉज रिमूव करो, मशीन को रिमूव करो, चेंज करो मशीन को। ये इदारे करते हैं ना, प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, अच्छी है तो आगे जाती है, उन्हें नहीं बोला ये सब ना करो। रिएक्टिव ना चलो, प्रोएक्टिव चलो, मसले के जड़ के रिमूव करो। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या? ऑल डिपार्टमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्शन। ये जो सोच है ना इदारे में कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन करना सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, बोले ये सोच चेंज करो। हर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन का। ठीक है। पांचवा: मूव अवे फ्रॉम एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल्स, एनी डिफेक्ट अनएक्सेप्टेबल। बोला यार ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल होता है ना कि यार 95% क्वालिटी अचीव कर लो, 90% क्वालिटी अचीव कर लो, बोले से दूर हो जाओ। किसी भी किस्म का डिफेक्ट अनएक्सेप्टेबल रखो। लोगों को पता होता है ना 90-95% में इदारा खुश होगा, तो वो 1-2% और लूज कर जाते हैं। उनको पता होगा ना इदारा एनी डिफेक्ट अनएक्सेप्टेबल करता है, 100% पे रहता है, तो फिर 98-99% अचीव। छठा कैरेक्टरिस्टिक है इंट्रोड्यूस करो क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये जो बॉडीज होती है ना, आईजो, ISO, PSQC, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, इस तरह की सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस करो ताकि बाहर वाले भी आपको जज करें कि आप क्वालिटी अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट: ऑल डिपार्टमेंट शुड ट्राई एंड गेट थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम। हर डिपार्टमेंट को काम पहली दफा सही करना है, खाली प्रोडक्शन को नहीं करना, सेल्स, एडमिन, मार्केटिंग, सबको काम पहली दफा सही करना है। ठीक है। अब कोई कहता है नहीं यार, हमारे इदारे में लोग नहीं मान रहे कि इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी है,
हमारे यहाँ कस्टमर सप्लाई रिलेशन पुअर है, हम रिएक्टिव ही चलेंगे, प्रोएक्टिव नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ फैक्ट्री प्रोडक्शन का जिम्मेदार सब नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल ही चलता है, हम तो कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। गेट इट राइट फर्स्ट टाइम पे लोग अमल नहीं करते, तो सिंपली उस इदारे में टीक्यूएम अप्लाई नहीं हो सकता। क्वालिटी अचीव करनी है, टीक्यूएम इंप्लीमेंट करना है, सबको राजी करो, इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी। कस्टमर सप्लायर ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करो, प्रोएक्टिव चलो, हर डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डालो डिफेक्टिव प्रोडक्शन की, हर डिफेक्ट अनएक्सेप्टेबल रखो, एक्सटर्नल पार्टीज का क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करो, हर डिपार्टमेंट को गेट इट राइट फर्स्ट टाइम करना है, ठीक है। और टीक्यूएम का आखिरी कैरेक्टरिस्टिक, एम्प्लॉइज को समझाओ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के बारे में, एम्प्लॉइज को समझाओ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के बारे में, और उनको बताओ गुड क्वालिटी जनरेट सेविंग्स। ये जरा समझ लेना फिर कॉपी करना। एम्फसाइज करो, एम्प्लॉइज को समझाओ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के बारे में, उनको समझाओ गुड क्वालिटी जनरेट सेविंग्स। अब मेरी बात सुनो बेटा, कभी हम एम्प्लॉइज से पूछते हैं ना, यार आपने क्या किया, आपने तो खराब क्वालिटी बना दी। कभी हम एम्प्लॉइज से पूछते हैं ना, ये आपने क्या किया, आपने तो खराब प्रोडक्ट बना दी, कहते हैं सॉरी, वापस बना देते हैं। उनकी नजर में पुअर क्वालिटी इतना सा मसला है। कभी हम एम्प्लॉय से कहते हैं ये आपने क्या किया, आपने खराब क्वालिटी बना दी, कहते हैं सॉरी सर, वापस बना देते हैं। उनकी नजर में पुअर क्वालिटी इतना सा मसला है। टीक्यूएम कहते हैं उनको एम्फसाइज करवाओ, समझाओ पुअर क्वालिटी इतना सा मसला नहीं है, पुअर क्वालिटी की 4 कॉस्ट हैं। ये बाद में कॉपी करना। एक का नाम है प्रिवेंशन कॉस्ट, एक का नाम है अप्रेजल कॉस्ट, एक का नाम है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक का नाम है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एम्प्लॉय समझते हैं पुअर क्वालिटी इतना समझ ले, सॉरी वापस कर लेते हैं, बोला नहीं। उनको समझाओ पुअर क्वालिटी की 4 कॉस्ट होती है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। उनको ये समझाओ कि पुअर क्वालिटी प्रिवेंट करने के लिए हमें आपके ऊपर खर्चा करना पड़ता है ट्रेनिंग का। हमें पुअर क्वालिटी रोकने के लिए मशीन्स की बार उनको समझाओ कि आप जब खराब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो उसको रीवर्क करना पड़ता है, जिसपे एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा लेबर जाता है, उस पे भी इदारे का खर्चा होता है, विच इज कॉल्ड इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और उनको ये भी समझाओ कि इन तमाम चीजों के बावजूद बाय चांस खराब प्रोडक्ट कस्टमर तक चली गई तो हमारी गुडविल जाती है, हमें उनको वारंटी क्लेम्स देने पड़ते हैं, इस पे भी हमारा खर्चा होता है, विच इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो अब आपका दिमाग खुला? आपको नहीं ऐसा लगता कि यार हम भी ये समझते थे पुअर क्वालिटी इतना सा मसला है यार, वापस बना देते हैं, बोला नहीं। उनको समझाओ पुअर क्वालिटी की 4 कॉस्ट, उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रेनिंग, मेंटेनेंस देनी पड़ती है, प्रिवेंशन कॉस्ट। पुअर क्वालिटी को रोकने के लिए इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, दैट इज अप्रेजल कॉस्ट। पुअर क्वालिटी के लिए रीवर्किंग रिक्वायर्ड है, मटेरियल लेबर लगता है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और बाय चांस पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर तक चली गई तो ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आती है।
तो उनका दिमाग खोलो, जैसे आपका भी खोला है कि यार उनको लगता है पुअर क्वालिटी इतना सा मसला है। बोलो पुअर क्वालिटी के चार क्वेश्चन, उनको समझाओ गुड क्वालिटी रखोगे ना तो सेविंग्स आएंगी, ये सब खर्चे कम से कम आएंगी। ठीक है, ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्लीमेंट होंगे तो इदारे में टीक्यूएम कामयाब होगा। कॉपी कर लो इसको, कोई सवाल है पूछो। ये क्या टॉपिक बॉल से क्या खींचा था? अब अच्छा भाई, तो ये हमारा पहला इशू टीक्यूएम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने आपको टीक्यूएम के बारे में क्या पढ़ाया। टीक्यूएम एक टेक्निक है क्वालिटी मैनेज करने के लिए, क्योंकि आज इदारे को सक्सेस के लिए कॉस्ट के साथ साथ क्वालिटी की भी तवज्जो देंगे। टीक्यूएम कहता है क्वालिटी का मतलब दो चीजें हैं, गेट इट राइट फर्स्ट टाइम, डिजाइन शेप वगैरह नहीं चाहिए, हर काम पहली दफा से चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए इदारे में। टीक्यूएम इंप्लीमेंट करने के लिए, क्वालिटी अचीव करने के लिए 8 चीजें इंप्लीमेंट कर दो इदारे में। ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक्सेप्टेंस के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी, सब माने इंपॉर्टेंट क्वालिटी। कस्टमर सप्लायर ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग, इंस्पेक्शन पे रिलाय ना करो, कॉज ऑफ द डिफेक्ट प्रोएक्टिव चलो, हर डिपार्टमेंट को जिम्मेदार डालो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन का।
एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल से दूर हो जाओ, हर डिफेक्ट अनएक्सेप्टेबल है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करो। हर डिपार्टमेंट को काम पहली दफा से ही करना है। और एम्प्लॉयज को पुअर क्वालिटी की कॉस्ट के बारे में समझाओ। उनको बताओ पुअर क्वालिटी की 4 कॉस्ट होती है और गुड क्वालिटी से सेविंग्स जनरेट होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम जा रहे हैं अपने सेक्शन ए का एक जो आखिरी टॉपिक रह गया था, दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंट। इसकी जरा डिटेल्स नोट कर ली।
अच्छा यार, अब ये जो हम दूसरा और आखिरी टॉपिक आपके साथ डील कर रहे हैं ना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सही। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक पर जरा कंसल्ट की जाए, है क्या? देखिए, पास्ट में ऐसा बहुत होता रहा है, अभी भी होता है काफी, कि इदारे अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अचीव करना चाहते हैं। हर इदारे का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है ना। इदारा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने चाहते हैं, लेकिन उस चक्कर में वो सिवियरली नुकसान पहुंचा रहे इन्वायरमेंट को। ठीक है ना? जैसे आप देखें कि ये बात सबको पता है कि यार हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना चाहिए। सही है ना? ये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये तमाम चीजें माहौल के लिए नुकसानदेह, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर वगैरह ये सब महंगे हैं, तो हम नहीं लगाते। वो हम क्या करते हैं, अबे यार पेट्रोल फ्यूल पे ही चलते रहो। तो हम तो अपनी कॉस्ट कटिंग चाह रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, नुकसान कौन उठा रहे हैं? एनवायरमेंट उठा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि यार हमें एक जगह पे बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, बहुत महंगे महंगे प्लॉट्स हैं उस पर, लेकिन बहुत दरख्त हैं यार। अरे छोड़ो, काटो इनको, प्लॉट्स निकाल के बेचो। अपने फायदे के चक्करों में नुकसान किसको पहुंचा है? एनवायरमेंट को। अच्छा, हर फैक्ट्री जो भी प्रोडक्शन करती है, आपको पता है उससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है, टॉक्सिक वेस्ट। डेवलप कंट्रीज में होते हैं वो टॉक्सिक वेस्ट, एक ट्रक में जमा होते हैं, शहर के दूर दराज इलाकों में जाके फेंका जाता है, ऐसे इलाकों में जहां पब्लिक आबादी नहीं होती। अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, कंपनी सोचती है यार कौन जो है वो ट्रक लोड करे, इतना दूर भेजो, इतना पेट्रोल खर्च होगा, इतनी ख्वारी होगी, चुपचाप रात के अंधेरे में ट्रक निकालो, नियर बाय नदी या समंदर में डाल दो। आपने अपने फायदे के चक्करों में नुकसान को, एनवायरमेंट को, मरीन लाइफ को मैनेज किया। तो ये मैं सिर्फ ये कहता है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, लेकिन साथ साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाओ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, लेकिन साथ साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। सही ना? यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम बिठाओ, उस टीम में इन्वायरमेंटल अकाउंटेंट्स हो। कौन हो? इन्वायरमेंटल अकाउंटेंट्स। वो बार बार रिपोर्ट बना के देते रहे सीनियर्स को, और उसमें तमाम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डालते रहे, और ऑर्गेनाइजेशन को बताते रहे कि कौन कौन सी कॉस्ट इन्वायरमेंट के लिए डैमेजिंग है, कौन सी नहीं। क्योंकि मसले ही कहा जाता है कि सारी इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में मौजूद होती हैं, बस कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनको सेपरेटली क्या करे, आइडेंटिफाई करे। मेजॉरिटी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कैप्चर तो कर लेता है, लेकिन डिफिकल्टी ये है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे इन्वायरमेंटल कॉस्ट यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग सिस्टम में थोड़ी हिडन होती। कहते हैं दिली तौर पे ना हर बंदा कॉस्ट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ये बेख्याली मोड़ है। जैसे किसी से पूछो यार तुम पानी क्यों जाया कर रहे हो, तुम दरख्त क्यों काट रहे हो, तो ये थोड़ी जवाब देता है मैं चाहता हूँ एनवायरमेंट बर्बाद हो जाए। कहते हैं बस इदारों में ये काम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला हो रहा है, लेकिन कोई जानबूझ के नहीं कर रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंटल अकाउंटिंग लॉन्च करो, ये टेक्निक लॉन्च करो, एक टीम बैठेगी। इस टीम का काम सिर्फ ये होगा कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती रहे सीनियर्स को, और उनको बताती रहे अलग से, जो हिडन कॉस्ट होती है ना उनको खोल के दिखाए कि यार आपकी ये हरकतें एनवायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। ग्राउंड ये है कि जब किसी को पता लगेगा ना तो वो कंट्रोल करेगा, पता ही नहीं लगेगा ना तो वो कंट्रोल नहीं करेगा। जैसे आप बहुत सारे अगर होटल्स में जाओ ना तो आप देखोगे वहां वॉश बेसिन जो होता है ना उसके बराबर में लिखा होता है प्लीज पानी कम से कम जाया करें। अभी पता नहीं था हमें क्या, पास्ट में हमें पता था, लेकिन मसला ये कहते हैं यार लोग बेख्याली में करते रहते हैं। तो आपने हिडन चीज को उनके सामने निकाल के रख दिया ना कि भाई पानी नहीं जाया करना, तो हो सकता है 10 में से 2 लोग तो ऐसे हों जो उस नोटिस को देख के पानी जाया करना बंद कर दें। ठीक है ना? टावल्स वगैरह होटल्स में हैंग हो रहे होते तो क्या होता है, भाई आप कोशिश करें टावल्स को 2-3 बार यूज करें, पहले दिन ही वॉशिंग में ना डाल दें। अभी क्या पता नहीं हमें कि इतना पानी जाएगा, सबको बोला यार पता सबको होता है, बस हिडन होती हैं चीजें। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ये कहती है कि यार ऐसे लोग हायर करो कंपनी में जो हिडन इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट के, कस्टमर्स के सामने रखें,
सामने होगी ना चीज तो चांसेस हैं 10 में से 2 लोग इसको कंट्रोल करेंगे। अब बच्चे सवाल करते हैं सर हम एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कितनी फिक्र करें क्यों, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कितनी फिक्र करें क्यों? देखिए एनवायरनमेंट की फिक्र करने से ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट रिडक्शन होगी। आप एनवायरनमेंट के ऊपर अगर तवज्जो देंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई आप पानी कम यूज करें, टॉवल्स 2-3 दिन यूज करें, तो ऑर्गेनाइजेशन का ही तो पानी की कॉस्ट बचेगी। लोगों को समझाएंगे पेपर जाया ना करें, लोगों को समझाएंगे पेपर जाया ना करें, तो भाई आपको ही तो बचत होगी। तो एक तो कॉस्ट रिडक्शन होगी। एनवायरमेंट फोकस की वजह से पब्लिक इमेज बढ़ जाता है, और एनवायरमेंट फोकस की वजह से फाइन्स और पेनल्टीज भी कम से कम हो जाती है। तो ये एनवायरमेंट को फोकस करने के कुछ फायदे हैं। कि ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंटल कॉस्ट को फोकस करने में सबसे बड़ा फायदा कंपनी का है। कॉस्ट रिडक्शन होगी, पब्लिक इमेज बढ़ेगा, फाइन्स पेनल्टीज कम आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन को पता सब होता है कि हमारी कहाँ कहाँ एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, आइडेंटिफाई करने वाला कोई नहीं होता। तो एक ऐसी टेक्निक लेके आओ ईएमए जो हिडन चीजों को सामने ला के रखे, बताए कस्टमर्स को, एम्प्लॉयर्स को, ओनर्स को कि ये चीज एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह, पता लगेगा तो ही कंट्रोल होगा वरना कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए ईएमए कहता है 4 टेक्निक यूज करो एनवायरमेंटल कॉस्ट को अकाउंट फॉर करने के लिए। इनफ्लो आउटफ्लो एनालिसिस, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल एबीसी, एनवायरमेंटल लाइफ साइकिल। मैंने आपको ईएमए का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या बताया है कि सारी कॉस्ट एनवायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ईएमए कहता है उनको सामने लाओ, बस सामने लाओगे, लोगों के, कस्टमर्स के, एम्प्लॉयर्स के सामने लाओगे तो ही कंट्रोल हो सकता है। अब इसके लिए 4 टेक्निक्स है एनवायरमेंटल कॉस्ट की। पहली टेक्निक का नाम है इनफ्लो आउटफ्लो एनालिसिस या इनपुट आउटपुट एनालिसिस, दूसरा है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा एनवायरमेंटल एबीसी, चौथा एनवायरमेंटल लाइफ साइकिल। अब चारों टेक्निक्स ईएमए की हैं, पर्पस वही है कि अलग से चीजें हाईलाइट करो, सामने लाओ, हिडन चीजों को सामने होंगी तो ही कंट्रोल एक्सरसाइज हो सकता है। इसमें पहली टेक्निक है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। अच्छा, ये जो चारों टेक्निक्स है ना, तुम पर्पस यही सीखोगे। हर टेक्निक अभी तुम देखना सिर्फ हिडन चीजों को सामने लेगी। पहली टेक्निक है इनफ्लो आउटफ्लो एनालिसिस। अच्छा, इनफ्लो आउटफ्लो एनालिसिस क्या है बेटा? इनफ्लो आउटफ्लो एनालिसिस ये कहता है व्हाट कम्स इन मस्ट गो आउट। क्या मतलब इसका? कहते हैं पहले अकाउंटिंग सिस्टम, पता है रिपोर्ट कैसे करते थे? इनपुट किया 100 kgs, आउटपुट आया 80 kgs, बस। अकाउंटिंग सिस्टम पुराने रिपोर्ट क्या कहते थे? 100 इनपुट किया, 80 आउटपुट आया। इनफ्लो आउटफ्लो एनालिसिस कहता है अकाउंटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? 100 इनपुट किया, 80 आउटपुट आया, बाकी 20 का भी बताओ कहां गए? सर 20 kgs डंप कर दिए नदी में, रोड पे, दूर दराज इलाके। ऊपर और नीचे वाले सिस्टम में फर्क देख रहे हैं? ऊपर वाला सिस्टम इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज है, जो डंपिंग वगैरह है, एक इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू इसको दिखाई नहीं रहा। नया सिस्टम इसको दिखा रहा है। सर इससे फायदा क्या होगा? सीनियर को नजर आएगा ना कि हाँ यार ये तो इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट कर देगा, तो वो शायद आपके मैनेजर को बुलाए और उसको बोले भाई यार आप इसको सही जगह डंप करो, प्रॉपर डिस्पोजल करो। छुपा दोगे ऊपर वाले सिस्टम की तरह, यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा, तो ना उसको नजर आएगा ना वो कभी इसके बारे में सवाल पूछेगा। ठीक है, सुनते रहना जरा। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है? फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है कि जो ओल्ड सिस्टम है ना, वो कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहती है कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो: मटेरियल, सिस्टम, डिलीवरी एंड डिस्पोजल। मटेरियल में वो खर्चा रिकॉर्ड करो जो रॉ मटेरियल पे आ रहा है, सिस्टम में वो खर्चा रिकॉर्ड करो जो लेबर वगैरह है,
और डिलीवरी या डिस्पोजल में वो खर्चा रिकॉर्ड करो जो वेस्ट वगैरह को डंप करने की वजह से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, डिलीवरी वगैरह का खर्चा है। ऊपर और नीचे वाले सिस्टम में फर्क देखो। ऊपर वाले सिस्टम में कॉस्ट बस मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स में स्प्लिट हो जाती है। क्या कोई इन्वायरमेंटल चीज नजर आ रही है? नहीं, जो कुछ है वो ओवरहेड्स में हिडन है। नए सिस्टम में कॉस्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, मटेरियल, सिस्टम, डिलीवरी एंड डिस्पोजल। क्या इसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज अलग से नजर आ रही है डिलीवरी एंड डिस्पोजल? सर फायदा क्या है? कहते हैं अलग से नजर आएगी ना, तो शायद कंफर्म नहीं है भाई, लोग इसको भी देख के बोले भाड़ में जाए एनवायरमेंट यार। लेकिन हो सकता है ये अलग से देख के शायद सीनियर बुला के पूछे भाई ये क्या डिलीवरी डिस्पोजल है, ये तो एनवायरमेंटल इशू क्रिएट कर रहा है। छुपा लोगे ऊपर वाले सिस्टम की तरह, हिडन रखोगे तो ना कभी वो सोचेगा ना कभी कोई सवाल करेगा, अलग से दिखाओगे तो वो सवाल करेगा। ठीक है। इन्वायरमेंटल एबीसी क्या कहता है, बाकी सारे एंड में कॉपी करना। इन्वायरमेंट एबीसी कहता है कि यार जो ओल्ड सिस्टम होता है ना, उसमें हम कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट होती है ना, उसको डालते हैं पता है पूल में, जनरल ओवरहेड्स की। एबीसी में पूल्स, ड्राइवर रेट, चार्जिंग होती है ना, तो कहते हैं कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट हम डाल देते हैं जनरल ओवरहेड्स के पूल में। न्यू सिस्टम ये कहता है कि कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट हो ना, उसका एक सेपरेट पूल बनाओ, पूल ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट, बस। सर फायदा क्या हुआ? कहते हैं जब आप इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट को जनरल ओवरहेड्स के पूल में छुपा दोगे ना, तो सीनियर को कुछ नजर ही नहीं आ रहा, वो कुछ सोचेगा ही नहीं। इसका अलग से पूल बनाओगे ना इन्वायरमेंटल कॉस्ट के नाम से, तो शायद सीनियर बुला के पूछे भाई ये क्या है, आप कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे एनवायरमेंट को, हमारे ऊपर कोई फाइन पेनल्टी तो नहीं लग जाएगी, जरा इसको कंट्रोल करो। छुपा दोगे जनरल ओवरहेड्स में तो ना उसको नजर आएगा ना वो सवाल पूछेगा। तुम तीनों टेक्निक्स में दे रहे हो, मकसद क्या है? मकसद ये जो मैंने बताया था कि चीजें हिडन होती हैं, सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस कह रहा है अलग से दिखाओ, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग कह रहा है अलग से दिखाओ, इन्वायरमेंटल एबीसी भी कह रहा है जनरल ओवरहेड्स में ना छुपाओ, अलग से दिखाओ। और सेम इन्वायरमेंटल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, याद है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्रॉफिट कैसे निकालता था? लाइफ साइकिल रेवेन्यूज लेता था, लाइफ साइकिल कॉस्ट लेता था, और माइनस करके क्या निकाल लेता था? लाइफ साइकिल प्रॉफिट। बेटा कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट आपको इसमें नजर आ रही है, सीनियर को नजर आ रही है, चांस भी नहीं कंट्रोल का। इन्वायरमेंटल लाइफ साइकिल कहता है लाइफ साइकिल रेवेन्यूज लो, लाइफ साइकिल कॉस्ट माइनस करो, अगर कोई इन्वायरमेंटल कॉस्ट है ना उसको अलग से माइनस करो, छुपाओ नहीं, इन्वायरमेंटल कॉस्ट में अलग से माइनस करो तो लाइफ साइकिल प्रॉफिट आएगा। सर फर्क क्या है? बेटा इसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट इसमें छुप जाती थी, ना सीनियर को नजर आती थी ना वो सवाल करता था। ये है कि आपके पास इन्वायरमेंटल कॉस्ट अलग से दिखाई जा रही है ना, तो शायद सीनियर बुला के पूछे भाई ये क्या है, शायद इस पे कंट्रोल करे, नजर ही नहीं आएगा तो ना वो पूछेगा ना कभी कोई कंट्रोल होगा। हर टेक्निक ईएमई का मकसद यही है कि जो चीजें हिडन है ना उनको अलग से दिखाओ। ठीक है, कॉपी कर लो जरा इनको।
अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैं ज़रा क्विकली रिपीट कर दूं। हमने आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या पढ़ा है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टेक्निक है जो कहती है ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि वो लगे रहें प्रॉफिट कमाने के चक्करों में। उनको साथ साथ फोकस करना चाहिए किस पे? इन्वायरमेंट पे। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट रिडक्शन करती जरूर है, लेकिन नुकसान किसको पहुंचाती है? इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में सबसे बड़ा फायदा कंपनी का है। लोग कहते हैं कैसे? भाई कॉस्ट खुद की कम आएगी, इन्वायरमेंट पर फोकस करेंगे, पब्लिक इमेज अच्छा होगा और फाइन्स और पेनल्टीज नहीं लगेंगी। इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज का पता सबको होता है, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में भी चीजें मौजूद होती हैं, बस उनको अलग से दिखाना होता है सीनियर्स के, कस्टमर्स के सामने, ताकि लोग उसको फिर कंट्रोल करें। इसके लिए चार टेक्निक्स यूज की जाती है। इनफ्लो आउटफ्लो एनालिसिस जो कहता है यार सिर्फ 100 केजीज इनपुट किया, 80 आउटपुट हुआ, वो नहीं रिपोर्ट करो, अलग से दिखाओ 20 केजीज काम में। यकीनन स्क्रैप किए होंगे, डम किए होंगे, जिससे एनवायरमेंट पर इफेक्ट आएगा। फायदा ही होगा। छुपा दोगे, दिखाओगे ही नहीं बीस, तो ना कभी कंट्रोल होगा ना कुछ होगा। अलग से दिखाओगे तो शायद सीनियर पूछे भाई ये क्या है, और वो उस पर कंट्रोल करे। ठीक है। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है कि कॉस्ट को मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में ना ब्रेक करो, क्योंकि फिर एनवायरनमेंट कॉस्ट ओवरहेड्स में छुप जाती है। इसको मटेरियल सिस्टम डिलीवरी एंड डिस्पोजल में देखा होता है कि अलग से नजर आए ना डिलीवरी एंड डिस्पोजल में, तो सीनियर पूछे ये क्या है और फिर कंट्रोल करे। छुपा दोगे तो कोई चांस ही नहीं बचे। इन्वायरमेंटल एबीसी कहता है इन्वायरमेंटल रेट कॉस्ट को जनरल ओवरहेड्स के पुल में ना दिखाओगे। जनरल ओवरहेड्स के पुल से कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, उसको इन्वायरमेंटल कॉस्ट के पुल में ब्रेक करो। सर फायदा क्या होगा? इन्वायरमेंटल कॉस्ट का पुल बनाओगे ना, तो शायद सीनियर पूछे भाई ये क्या है, क्या प्लान है आपका इसमें। लेकिन अगर जनरल ओवरहेड में छुपा दोगे तो ना कभी वो पूछेगा, ना कभी कंट्रोल अप्लाई कर सकेगा। और एनवायरमेंटल लाइफ साइकिल चौथी टेक्निक है। ये कहती है कि यार लाइफ साइकिल रेवेन्यूज, लाइफ साइकिल कॉस्ट, लाइफ साइकिल प्रॉफिट इस तरह ना दिखाओ, अलग से एनवायरमेंटल कॉस्ट दिखाओ ऑन द ग्राउंड्स के। जब पता होगा, अलग से दिख रहा होगा, हिडन चीज सामने होगी, तभी कंट्रोल एक्सरसाइज हो सकेगा। ठीक है। अच्छा, अब याद है मैंने आपको एमटीक्यूज और एमसीक्यूज की एक किट की सॉफ्ट कॉपी भेजी थी? सही है। आप क्विकली जरा उसके चले जाएं पेज नंबर 14 पे। सही है। और पेज नंबर 14 पे जाके ना आप लोगों ने एमसीक्यू 36 टू 41 करने, 36 टू 41। ठीक है, इनको जरा कर लीजिए एमसीक्यू 36 टू 41।
चलें जी, जरा हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पेज 14 दिया है मैंने आपको 36 से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 है, different management accounting techniques can be used to account for environmental costs. One of these techniques involves analyzing costs under three categories: material, system, delivery, and disposal. What is this technique known as? अभी पढ़ा है flow cost accounting D. 37. Which two of the following statements about flow cost accounting are correct? Costs are categorized into material, system, delivery, and disposal. ये तो correct है. Flow cost accounting records material inflows and balances with outflows. ये तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है भाई, जो इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस करती है. ठीक है. अच्छा, थर्ड, इन फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग आउटपुट कॉस्ट आर एलोकेटेड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोडक्ट कॉस्ट. होल्ड पे रखते हैं, पता नहीं सही है गलत है. द एम ऑफ फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल व्हिच एज वेल एज हैविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट शुड हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन टोटल कॉस्ट. क्या फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये एम है कि क्वांटिटी बढ़ाई जाए? नहीं, हर टेक्निक का एम है कि कॉस्ट को हिडन से सामने लाया जाए. तो फोर्थ भी गलत है, 1 एंड 3 करेक्ट हो. अब मैंने आपको हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए क्या है, तो डायरेक्टली समझ जाओ, जैसे मैं स्टेटमेंट उनको डायरेक्टली समझ गया, या फिर ऑब्वियसली रॉन्ग को हटा दो. तो टू, भाई इनफ्लो आउटफ्लो को बैलेंस करना गलत चीज है. फोर्थ एम ही गलत है, हिडन कॉस्ट को सामने लाना. तो 2 और 4 गलत है, 1 और 3 आंसर होगा. ठीक है. अच्छा, 38. Which of the following are true regarding issues faced by business and management of environmental costs? The costs are difficult to define. बिल्कुल डिफाइन करना डिफिकल्ट है. कॉस्ट कैन बी कैटेगराइज एज क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट. ये क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट भी होती हैं, क्वालिटी पे इम्पैक्ट लाती हैं. कॉस्ट कंट्रोल कैन बी इशू पर्टिकुलरली इफ कॉस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड इनकरेक्टली. क्या एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंट्रोल करना इशू होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल कॉस्ट में आती हैं ये डंपिंग कॉस्ट और ये तमाम चीजें. क्या इनको कंट्रोल करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर अगर इनिशियली ही गलत डिटरमाइन हुई है, तो इनको कंट्रोल करना वाकई मुश्किल हो जाता है. डी, ऑल ऑफ देम. ये भी डिफिकल्ट टू डिफाइन भी है, क्वालिटी रिलेटेड है, क्वालिटी पे इम्पैक्ट लाती हैं, और इनको कंट्रोल करना कभी कभार मुश्किल होता है. ठीक है. अच्छा, 39. 39 हम आखिर में करते हैं. 40 और 49 मन पे आ जाए. अच्छा, 40 कह रहा है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ टेक्निक विच कैन बी यूज्ड टू अकाउंट फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट. इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर मेजर्ड थ्रू ईच इंडिविजुअल प्रोसेस. Which one of the following is not a category used within flow cost accounting? Material, system, delivery and disposal तो होती है, waste flows नहीं होते. डी आंसर है. और 41, environmental costs are difficult to deal for an accounting. Which of the following is not a reason? Costs are hidden. ठीक है. Costs are minor. Costs are long term. Accounting systems rarely split off these costs automatically. ठीक है. Costs hidden होती है, डिफिकल्ट है इसलिए. माइनर होती है इसलिए भी डिफिकल्ट है, बहुत मेजर नहीं होती, लॉन्ग रन में आती है. 30 का आंसर है अकाउंटिंग सिस्टम्स रेयरली स्प्लिट दीज ऑटोमेटिकली. रेयरली नहीं, हमेशा इनको वो स्प्लिट नहीं करती. ये जो रेयरली लिखा हुआ है ना, ये गलत है. अकाउंटिंग सिस्टम्स इनको कभी भी, ऑलवेज, रेयरली नहीं, इनको कभी भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं करते. ये वजह है जिसकी वजह से हम इसका आंसर क्या दे रहे हैं बेटा? डी दे रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब आप आ जाएं जो हमने आखिरी सवाल छोड़ा हुआ है, दैट इज 39. अच्छा, 39 में जो है ना, वो हमारे पास है, which two of the following statements about advantages of ABC are correct? Higher environmental costs can be reflected in higher prices. Cost savings achieved through environmental policies can be measured. It is simple to determine environmental costs and drivers. Environmental cost का ड्राइवर कौन ढूंढेगा भाई? बताओ चलो, environmental cost का क्या ड्राइवर होता है? ढूंढ नहीं सकते. स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है. इट कंसिडर्स ऑल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ कंपनी एक्शंस. बेटा आप कभी भी सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को कंसिडर ही नहीं कर सकते. लिमिटेड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आपके कंट्रोल में नहीं होते. सिर्फ 1 एंड 2 करेक्ट.
इनको एक मरतबा फिर रिव्यू कर लें, कोई इशू है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। कास्ट कास्ट जो है हम आज की इस पर्टिकुलर इशूज के बाद एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं भाई, सिलेबस अपडेट सेक्शन ए फुली कंप्लीट है। एबीसी, टारगेट, लाइफ साइकिल, थ्रूपुट, एनवायरमेंटल फुली कंप्लीट है, ठीक है। सेक्शन सी बजटिंग फुली कंप्लीट है, ठीक है। सेक्शन डी वेरिएंस फुली कंप्लीट है, ठीक है। हमारा जो सेक्शन बी है उसमें लीनियर हो चुका है, प्राइसिंग हो चुका है, सीवीपी हो चुका है, रिस्क हो चुका है। एक इसका टॉपिक बाकी है, रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, और पूरा सेक्शन ई बाकी है, ठीक है। सेक्शन ई के लिए हमें रिक्वायर्ड है 8 क्लासेस, और इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है 3 to 4 क्लासेस। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो है 11 to 12 क्लासेस रह गई है सिलेबस में, उसके बाद हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।